हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल आपका सोम का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा हमने कॉलम चैप्टर स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो उस लेक्चर में मैंने आपको कॉलम के बारे में पढ़ाया था थोड़ा, कॉलम होता क्या है और स्ट्रट क्या होता है, कॉलम एंड स्ट्रट में डिफरेंस क्या कुछ होते हैं, वो हमने सब देखा था। आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। कॉलम क्या था हमारे पास, जो भी वर्टिकल मेंबर 90 डिग्री एंगल के ऊपर होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। और कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो अदर देन 90 डिग्री होता है आपके पास, किसी भी एंगल के ऊपर हो बट 90 के अलावा कोई और एंगल हो, तो उसको हम स्ट्रट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉलम एंड स्ट्रट के अंदर करवाया था। देन आफ्टर दैट हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल कॉलम देखी थी कि आपका जो कॉलम है आइडियल है तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें होनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या था, हमें देखा था मटेरियल होमोजेनियस हो, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहे, ओके, एंड परफेक्टली स्ट्रेट रहे वो, और जो लोड है वो एक्सियल रहा हो। तो ये सारी आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी जो आइडियल कॉलम के अंडर में होनी चाहिए। फिर मैंने आपको मोड ऑफ फेलियर बताया था। ये तीन थे आपके पास, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, बकलिंग स्ट्रेसेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि जो कंप्रेसिव होता है ये शॉर्ट कॉलम में होता है। इसमें क्या है, मटेरियल हमारा क्रश हो जाता है ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। और बकलिंग का आपको मैंने डायग्राम भी दिखाया था, देखिए ये बाहर को बक्कल कर जाता है, इसको बकलिंग बोल देते हैं। फेलियर ड्यू टू बकलिंग ये लॉन्ग कॉलम्स में होता है, ओके। और थर्ड आपका था कम्बिनेशन ऑफ बोथ, वो मीडियम साइज के कॉलम्स में रहता है। जो वो फेलियर मोड रहता है उसमें दोनों तरीके से ही मटेरियल अपना कॉलम अपना फेल हो जाता है। एंड आफ्टर दैट इसमें हमने पढ़ा था कि वो कौन कौन से कॉसेस हैं जिनके कारण बकलिंग होता है। तो उसमें आपको मैंने एक अच्छी सी चीज़ बताई थी कि आपने क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉलम याद करना है, और जब ये मोड ऑफ फेलियर आपने लिखना है इसके अंदर में तो बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। मीन्स वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आपने नॉट वर्ड यूज़ करना है बस। मीन्स जो चीज़ें आइडियल में होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, तभी इसका फेलियर हुआ है, ओके। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी जो कि कॉलम चैप्टर के अंदर हमें बेसिक नीड है, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक्चुअल लेंथ था, इक्विवेलेंट लेंथ था, देन सिलेंडरनेस रेशियो था। ये आपको मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल्स के अंदर हम सिलेंडरनेस रेशियो का फार्मूला लगाएंगे, जो कि इसको हम डिनोट करते थे SR के साथ में, और इसको लिखते थे लेंथ बटा रेडियस ऑफ जाइरेशन मीन्स L बटा के। और के को निकालने का फार्मूला आपके पास था स्क्वायर रूट I बटा ए। आई आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए ये रहा, ओके। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था बकलिंग लोड क्या होता है, और क्रिटिकल लोड और क्रिपलिंग लोड। आपको मैंने बताया था ना, इसके तीन नेम होते हैं। तो ये वो लोड होता है जो मटेरियल बक्कल होने से पहले पहले अपने ऊपर सहता है, उसको बोलते हैं बकलिंग लोड, ओके। देन था बकलिंग फैक्टर, इसका भी फार्मूला था इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, ओके। एंड आफ्टर दैट आपके पास था सेफ लोड, ओके। मीन्स जो भी मटेरियल फेल नहीं होगा, जितना वो लोड के ऊपर काम कर सकता है, वो आपका था यहाँ पे सेफ लोड, ओके। तो ये सब हमने अच्छे से डिटेल में कर लिया था। एंड इसके आगे आज हम कर रहे हैं टॉपिक जो आज की लेक्चर का है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। आप कॉलम को कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड करते हो। तो बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन तीन तरीके से की जाती है, शॉर्ट कॉलम, मीडियम साइज कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, ओके। इनमें बेसिकली सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सिलेंडरनेस रेशियो का एक वैल्यू है, तो वो अलग अलग रहता है तीनों के लिए। ऐसे ही इनके डायमीटर और लेंथ का एक रिलेशन रहता है, वो तीनों में अलग अलग रहता है। उनके अकॉर्डिंग हम इसका डिवाइडेशन करते हैं कि जो कॉलम है वो शॉर्ट है, मीडियम है या लॉन्ग है हमारे पास, ओके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है शॉर्ट कॉलम। अब शॉर्ट कॉलम देखिए, द कॉलम विच हैव लेंथ लेस देन ए टाइम ऑफ देयर डायामीटर। मीन्स आपने डायामीटर का 8 गुना लिया है, लेकिन उसकी जो लेंथ है उसके 8 गुना ऑफ डायामीटर से कम हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट कॉलम, ठीक है। मीडियम कॉलम में ये दो के बीच में रहता है, मीन्स 8D to 20D होगा, और लॉन्ग कॉलम में 20D से ज़्यादा होगा,
ठीक है ना। अगर 8D लेंथ आपका अगर उसके 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर से कम है तो वो शॉर्ट कॉलम है। अगर 8 टाइम्स से लेके 20 टाइम्स के बीच बीच में है देन आपका मीडियम कॉलम है। और 20D से ज़्यादा अगर आपकी लेंथ है तो वो आपका लॉन्ग कॉलम है। ऐसे ही यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड किया जाता है। देखिए शॉर्ट कॉलम के अंदर देखिए फर्स्ट लाइन, द कॉलम विच हैव लेंथ लेस देन 8 टाइम ऑफ देयर डायमीटर और स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32। यहाँ आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो है अगर उसका वैल्यू 32 से नीचे है तो आपका जो कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम है। ओके, द शॉर्ट कॉलम फेल ओनली बाय डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ये तो हम पहले ही बात करके आए हैं कि जो आपका शॉर्ट कॉलम है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण यहाँ पे फेल होता है। इन शॉर्ट कॉलम द बकलिंग इज नेग्लिजिबल। बकलिंग होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। बिकॉज द बकलिंग स्ट्रेसेस आर वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे बकलिंग स्ट्रेसेस बहुत कम रहती है एज कम्पेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ज़्यादा रहती हैं। Therefore, it is assumed that short columns are subjected to direct compressive stresses only। तो ये कह रहे हैं यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो शॉर्ट कॉलम में है ये सिर्फ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के कारण ही फेल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए मीडियम साइज और इंटरमीडिएट कॉलम्स। द कॉलम्स विच हैव लेंथ वेरी फ्रॉम 8 to 30। सॉरी मैंने 20 बोला था, 30 रहता है, ठीक है ना। जो इसका 8D से लेके 30D के बीच में रहेगा। अब देखिए मीडियम कॉलम का बोल रहा है जो लेंथ है वो 8 से लेके 30 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर के बीच में रहता है और स्लेंडरनेस रेशियो वेरी करता है 32 से लेके 120 तक। जो शॉर्ट कॉलम था उसमें 32 से कम था और यहाँ पे 32 से लेके 120 के बीच में रहेगा स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू। आर नोन एज मीडियम साइज और इंटरमीडिएट कॉलम। इन दिस कॉलम्स बोथ द बकलिंग एज वेल एज डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू। मीन्स ये दोनों के कारण अपना फेल हो सकता है, दोनों की यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यू रहती है। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, सो वाइल डिजाइनिंग द मीडियम साइज कॉलम बोथ ऑफ दिस स्ट्रेसेस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। बोलता है इसलिए मीडियम कॉलम को डिज़ाइन करते वक्त हम दोनों तरीके की स्ट्रेसेस को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, स्टडी में लेके आएंगे। देन आफ्टर दैट आपके पास आ गया लॉन्ग कॉलम। देखिए कॉलम्स विच हैव देयर लेंथ मोर देन 30 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर। वो कॉलम जिनकी लेंथ जो है 30D से ज़्यादा रहती है और सिलेंडरनेस रेशियो मोर देन 120, या फिर जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो 120 से ज़्यादा हो तो उनको बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। इन सच कॉलम्स द फेलियर इज़ ड्यू टू बकलिंग स्ट्रेस ओनली। ऐसे कॉलम्स में जो फेलियर होती है वो जनरली बकलिंग स्ट्रेसेस के कारण होती है। डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू बकलिंग स्ट्रेस। जो बोलता है ये डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो लॉन्ग कॉलम में बहुत कम रहती है बकलिंग स्ट्रेस के कंपैरिजन में। तो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देना है। सो जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे जब लॉन्ग कॉलम को तो हम सिर्फ जो बकलिंग स्ट्रेसेस है उनको ही कंसिडर करेंगे, उनको ही ध्यान में लाएंगे। ओके, तो ये आपके थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, 3 तरीके के हो गए, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग कॉलम। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है एंड कंडीशंस। ये काफ़ी मेन टॉपिक है अगर आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं। अब एंड कंडीशन का मीन्स क्या है आपको मैं जनरली यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। एंड कंडीशन मीन्स क्या हो गया, अब कॉलम है, ठीक है। कॉलम की एग्जांपल के लिए आप पेन मान लीजिए, आपके हाथ में पेन है, ठीक है ना। तो पेन के 2 एंड होते हैं, ऐसे ही कॉलम के भी 2 एंड होते हैं, ठीक है। अब इसमें एंड कंडीशंस का मीन्स क्या है, जो जो इसके एंड्स हैं दोनों आपने उनको वहाँ पे कैसे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए एंड कंडीशन क्या कुछ है, पहली है फिक्स एंड, दूसरी है पिंड एंड, देन फ्री एंड। वैसे 4 होती हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे दे रखे हैं ना, देखिए ए, देखिए बोथ एंड्स ऑफ कॉलम आर हिंज और पिंड। सेकंड है वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। थर्ड बोथ एंड्स ऑफ कॉलम आर फिक्स देन वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज हिंज। हिंज मीन्स यहाँ पे है टंगा हुआ, मीन्स उसको फिक्स नहीं किया गया है परमानेंटली। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कैलेंडर का एग्ज़ाम्पल लीजिए। अब कैलेंडर होता है, हम वॉल के ऊपर उसको
नेल लगा के उसके बीच में यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको फिक्स नहीं करते वहाँ पे। ओके, तो ये पिंड है, मीन्स आपने वहाँ पे टंगा हुआ है, आपने एक बार उसको पिंड कर दिया है, लेकिन परमानेंटली आपने वहाँ पे उसको फिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब दो एंड है, पहले में देखिए बोथ एंड्स ऑफ कॉलम आर हिंज और पिंड, मीन्स आपने उसको दोनों एंड्स को हिंज कर दिया या पिनड कर दिया। सेकंड, वन एंड ऑफ कॉलम इज़ फिक्स एंड अदर इज़ फ्री, दूसरे में आपने एक एंड को फिक्स कर दिया, दूसरे को फ्री छोड़ दिया। थर्ड में आपने उसको दोनों एंड को फिक्स कर दिया। फोर्थ में आपने एक एंड को फिक्स किया, एक में हिंज किया। ओके, तो ये 4 एंड कंडीशंस हैं। अब इसमें क्या होगा, जनरली इसके न्यूमेरिकल्स में आपको यूलर रोड निकालने को बोला जाएगा, ठीक है ना। उसका फार्मूला रहता है पाई स्क्वायर EI बटा एल स्क्वायर। पाई कांस्टेंट रहता है 22/7 या 3.14। ई होता है इलास्टिक कांस्टेंट, उसका वैल्यू गिवन रहेगा जनरली। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। और नीचे में रहता है एल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एल है उसका वैल्यू वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर एंड कंडीशन। आपके पास कौन सा एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू अलग अलग रहता है। मींस जैसे आपको लेंथ 100 दे देंगे, लेकिन आपकी एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने वहाँ पे 100 ही रखना है, उसका हाफ करना है, उसका डबल करना है, मीन्स उसमें चेंजेस क्या कुछ करना है। ये जो आपके पास 4 एंड कंडीशन है, ये चारों के लिए जो एल का वैल्यू है, मीन्स उसका फार्मूला वो चेंज होता रहता है, वही आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है डिटेल ऑफ एंड कंडीशंस। अब इसमें आपको डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है इसका, ठीक है ना। जस्ट आपको ये याद ही रखना है बस कि इसकी एंड कंडीशंस कौन सी, एंड कंडीशन के लिए एल का वैल्यू क्या रहेगा। ओके, अब देखिए इसमें पहला इसने बोला है बोथ एंड ऑफ कॉलम आर हिंज और पिंड, मीन्स इसने दोनों एंड्स को इसको हिंज रखा है। जब दोनों एंड हिंज होंगे ना, तो जितना लेंथ आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर, आपने वही लेंथ वहाँ पे रखना है, मीन्स लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए ये इसका डायग्राम दिखा दिया है इन्होंने। अब यहाँ पे लिखा है ना इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ हम वहाँ पे फार्मूला में डालते हैं, लेकिन वो यहाँ पे किसके बराबर रहेगा, एक्चुअल लेंथ के। मीन्स जो लेंथ है उतने का उतना ही रहेगा। क्योंकि ये हिंज था तो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं जो दोनों एंड हैं, वहाँ पे कोई खास डिफॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसलिए जितना लेंथ है उतने का उतना ही रह जाएगा। ओके, अब सेकंड देखिए, when end of the column is fixed and other end is pin joint और hinge, मीन्स एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरे को हमने पिन जॉइंट रखा है। अब एक एंड हिंज था। अब देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला पॉइंट आपने यहाँ पे रखा हुआ है हिंज। अब हिंज पॉइंट है तो आपको मैंने पहले बताया अगर हिंज है तो कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए पी पॉइंट, यहाँ पे जो लोड पी लोड लग रहा है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। लेकिन नीचे देखिए जो फिक्स था, तो उसने क्या किया, पूरी लेंथ को डिफॉर्मेशन में नहीं जाने दिया, उसने कुछ लेंथ को रोका। क्यों रोका, बिकॉज वो लेंथ वहाँ पे फिक्स थी और उतना उतना लेंथ उसने उसको रोक लिया है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो आएगी एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। ये देखिए ये रहा, इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये फार्मूला आपका हो गया फॉर वन एंड फिक्स एंड अदर इज पिंड। अब थर्ड आपका होगा बोथ हैंड फिक्स। जब बोथ हैंड फिक्स होंगे तो यहाँ पे आएगा L/2 मीन्स एक्चुअल लेंथ बटा 2। ये देखिए वन एंड व्हेन बोथ एंड ऑफ द कॉलम आर फिक्स। अब दोनों एंड फिक्स कर दिए हैं तो क्या होगा, दोनों अपना अपना कुछ कुछ पोर्शन यहाँ पे रोकेंगे जिसको वो डिफॉर्म नहीं होने देंगे, बिकॉज ये हमने यहाँ पे परमानेंट फिक्स कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ बाय 2, मीन्स जितना लेंथ दिया होगा उसको 2 से डिवाइड करके हम एल का वैल्यू डालेंगे और फिर एल का स्क्वायर कर देंगे। ओके, देन लास्ट आपका है व्हेन वन एंड फिक्स अदर फ्री। इसमें ये लेंथ डबल हो जाता है। ये देखिए वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज़ फ्री। एक एंड को फिक्स किया, एक को फ्री छोड़ा। यहाँ पे डायग्राम गलत बनी हुई है ये बुक के अंदर में, ठीक है ना। ये फिक्सन दिखा रखा है इसने, लेकिन इसका डिफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया ही नहीं है। बस आपको याद करना है इसका ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसमें क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्चुअल लेंथ हो जाएगा। मीन्स एक्चुअल लेंथ को डबल करके फिर वहाँ पे एल का वैल्यू डालेंगे और एल वहाँ पे फिर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4L स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 4 एंड कंडीशंस थी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाता होता है। फर्दर आपको न्यूमेरिकल के लिए क्या है, यहाँ पे लेंथ के फंडे याद रखने पड़ेंगे। इनको विद द हेल्प ऑफ चार्ट भी यहाँ पे आगे दे रखा है, वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले ये देखिए यूलर एंड रनकाइन फार्मूला, ठीक है। ये यूलर एंड रनकाइन फार्मूला 2 फार्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके,
अब एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन मीन्स होता है अज्यूम करना, मीन्स जो चीज़ें हैं नहीं लेकिन हम फिर भी उनको मान के चलते हैं तो उनको बोलते हैं एजम्पशंस। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है याद करना, क्योंकि ये आपको फाइनल एग्ज़ाम में आती होती है। आपके सिलेबस के अंदर 3 चैप्टर हैं, टॉर्शन, बेंडिंग एंड दिस कॉलम। तीनों में एजम्पशन है। टॉर्शन में टॉर्शन का एजम्पशन है, बेंडिंग में बेंडिंग का है, यहाँ पे बकलिंग का यूलर फार्मूले का है। तीनों में से एक आपको फाइनल एग्जाम में डलती होती है। ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, द मटेरियल ऑफ द कॉलम इज़ होमोजीनियस। वही आ गया, जो मटेरियल आपका है कॉलम का वो होमोजीनियस होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट देखिए, द लेंथ ऑफ द कॉलम इज़ मोर देन 30 टाइम ऑफ इट्स डायमीटर। 30 टाइम से ज़्यादा है डायमीटर, मीन्स क्या है, वो आपका कॉलम जो है वो आपका लॉन्ग कॉलम होना चाहिए। ठीक है। थर्ड देखिए, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म, कि आपका वही प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल कॉलम वाला ही आ गया, कि जो उसका मटेरियल भी होमोजेनियस होना चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शन भी जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट, कॉलम आपका जो है स्ट्रेट होना चाहिए। द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज निगलेक्टेड, हम मान के चलेंगे कॉलम का खुद का कोई वेट नहीं है, जो उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं बस वही वहाँ पे एज ए वेट काम कर रहा है। द कॉलम फेल बाय बकलिंग अलोन, अब हमें पता है जब फेलियर होता है तो क्रशिंग का भी होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे बकलिंग का ही स्टडी करेंगे। द डायरेक्ट स्ट्रेस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस, वही पॉइंट आ गया, डायरेक्ट स्ट्रेस कम है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज़ नॉट एक्सीड, बस आपने यहाँ पे ये पॉइंट 10 दे रखे हैं, कोई भी 6-7 पॉइंट याद कर लेने हैं, इजी जो आपको अच्छा लगे, सिंपल लगे। ठीक है ना। बाकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, तो वहाँ से आपको जो जो इजी पॉइंट लगते हैं वो आप पिक कर लीजिएगा। ओके। देन यूलर फार्मूला देखिए, P के पैर में ई स्टैंड फॉर यूलर। ओके, P आपका यूलर लोड हो गया, ये यूलर लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बटा L स्क्वायर। अब P यहाँ पे बकलिंग लोड और क्रिटिकल लोड हो गया, ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, I आपका लीस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और L आपका इक्विवेलेंट लेंथ हो गया, जो कि डिपेंड करेगा एंड कंडीशंस के ऊपर, क्या क्या एंड कंडीशन आपके पास यहाँ पे लग रहा है। ओके। देन आपके पास आ गया लिमिटेशन ऑफ यूलर फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 फार्मूला देखे थे, यूलर एंड रनकाइन। अब दूसरा फार्मूला क्यों आया, क्योंकि पहले की कुछ कमियाँ थी, तो यही आ गया यहाँ पे। यूलर फार्मूला का लिमिटेशन क्या था, जिसके कारण रनकाइन फार्मूला यहाँ पे हमें लाना पड़ा। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए, ये बोलता है यूलर फार्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब वो अजम्पशंस को मानता हो। देखिए, यूलर फार्मूला इज़ वैलिड ओनली इफ अजम्पशंस मेड बाय यूलर आर फुलिफाइड, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज़ आल्सो सम डेविएशन फ्रॉम दिस एजम्पशंस। बोलता है अगर एजम्पशंस काम करती है तभी यूलर फार्मूला एप्लीकेबल है, बट प्रेजेंट लाइफ के अंदर ये बोल रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एजम्पशंस क्या है, ये फुलिफाई नहीं हो पाती। सेकंड पॉइंट देखिए, इन दिस फार्मूला द डायरेक्ट स्ट्रेसेस आर इग्नोर्ड, सो दैट इज़ वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम। बोलता है यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्ट्रेसेस का फंडा नहीं लिया, मीन्स ये जो आपका यूलर फार्मूला है ये ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम ही एप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज़ वैलिड अप टू सर्टन वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, ये तो क्लियर हो ही गया है, जब ये लॉन्ग कॉलम के लिए है फार्मूला तो मीन्स स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता था लॉन्ग कॉलम के लिए, 120 से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्टन वैल्यू है स्लेंडरनेस रेशियो की, जिसके ऊपर ये फार्मूला काम करेगा, और वो वैल्यू है 120। ओके, तो ये यूलर फार्मूला की कुछ लिमिटेशन थी, जिसके कारण इसको रिप्लेस करके रनकाइन फार्मूला अपना काम में आया। देन नेक्स्ट देखिए, चार्ट दिखा रखा है। ठीक है, ये टेबल बना रखा है, ये सारा वही है। देखिए पहला देखिए, बोथ हैंड हिल्स, जब बोथ हैंड हिल्स है तो एक्चुअल लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ के बराबर थी, और फार्मूला आपके पास पाई स्क्वायर EI बटा L स्क्वायर ही रह गया, मीन्स आपने बड़ी L की जगह पे छोटी L डाल दी, उसका स्क्वायर किया, ऐसा सच ही रह गया, यही फार्मूला था आपके पास, पाई स्क्वायर EI बटा L स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए पाई स्क्वायर EI बटा L स्क्वायर, कोई चेंजेस नहीं आया। बट नेक्स्ट केस देखिए, जैसे ही वन एंड फिक्स एंड अदर इज पिन जॉइंटेड आया, तो आपका L क्या था, वो L बाय स्क्वायर रूट 2 बन गया। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट का हट जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई स्क्वायर EI बटा L स्क्वायर। ऐसे ही जब दोनों एंड फिक्स थे तो L इजिकल टू स्मॉल L बटा 2 हो जाएगा, अब उसका वैल्यू डालोगे तो 4 बटा L स्क्वायर में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगी। ऐसे ही जब वन एंड फिक्स है अदर फ्री है तो वह डबल हो जाएगा, तो ये 4L स्क्वायर बन गया। ठीक है ना। अब देखिए L के अकॉर्डिंग ही क्या है, फार्मूले चेंज होते जा रहे हैं। आपने फार्मूला तो वैसे यहाँ पे एक ही याद रखना है, बस पाई स्क्वायर EI बटा L स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नीचे में L है बस इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू योर एंड कंडीशंस, जो कि 4 है आपके पास।
अगर दोनों एंड हिंज है तो एल एल रहेगा, अगर वन एंड फिक्स है अदर हिंज है तो एल इज इक्वल टू L/√2 हो जाएगा, अगर बोथ हैंड फिक्स है तो L/2 हो जाएगा, अगर वन एंड फिक्स है अदर फ्री है तो वो डबल हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस चैप्टर का आपका थ्योरी पार्ट था कॉलम का, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कुछ डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा, अटेंडेंस अपना मार्क कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, इसके अब न्यूमेरिकल बचते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, अभी थोड़ा वेट करते हैं। अगर क्लासेस आपका प्रैक्टिकली यहाँ पे फिजिकली हो जाता है तो यहाँ पे करवा देंगे, अदरवाइज ऑनलाइन बोर्ड में तो आपको फिर फर्दर आपको न्यूमेरिकल मैं कवर करवाऊँगा ही। पहले मेरे को है थोड़ा थ्योरी पार्ट कवर अप कर लें ताकि आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, PDF मैं आपके ग्रुप में डाल दूँगा, तो PDF से भी इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।